मैंने अपनी पत्नी को जूस में जहर डालकर दिया और कहा कि इसे पी लो। मुझे अपनी पत्नी से बहुत नफरत थी क्योंकि मेरी पत्नी मेरे घरवालों की पसंद की थी। मैं उससे जान छुड़ाने के लिए जूस के गिलास में जहर डालकर घर से बाहर बाजार की तरफ निकल गया। मैं उसकी मौत की खबर सुनने के लिए बेचैन था कि तभी अचानक मेरे पिताजी का फ़ोन आया। उन्होंने बताया कि बेटा, तुम्हारी पत्नी की आखिरी सांसें चल रही है, तुम जल्दी से घर आ जाओ, तुम्हें कुछ बताना चाहती है। मैं दौड़ता हुआ घर पहुंचा तो मेरी पत्नी ने मरते हुए मुझे एक ऐसी बात बताई थी जिसे सुनकर मेरी रूह कांप गई। मेरा नाम विशाल है, मैं शहर में जॉब करता था और मैं अपनी कंपनी से छुट्टी लेकर शादी करने के लिए घर आया था। आज मेरी शादी का 1 महीना हुआ था और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे यह 1 महीना नहीं बल्कि 100 साल हुए हैं। मुझे इस शादी से बिल्कुल भी खुशी नहीं मिल रही थी। मुझे पल पल घुटन हो रहा था और इस तकलीफ से निकलने के लिए मैं शहर वापस जाने के लिए सुबह सवेरे ही उठ गया था। मेरे पिताजी ने अपने दोस्त से वादा किया था कि वह उनकी बेटी को अपने घर की बहू बनाएंगे और आज उन्होंने अपना वादा पूरा कर लिया था। अपने स्वर्गीय दोस्त की बेटी से मेरी शादी करके मेरी पत्नी मुझसे उम्र में 10 साल बड़ी थी और दिखने में काली बदसूरत थी। उसका नाम आरती था। मैं गुस्से में घर से निकलने लगा तो आरती मेरे सामने हाथ जोड़ने लगी कि इतनी जल्दी वापस मत जाइए। मेरी पत्नी मुझे एक आंख नहीं भाती थी। मुझे उसका बोलना भी जहर लग रहा था। मैं चाहता था कि मेरी पत्नी मेरी आंखों के सामने से कहीं चली जाए जिससे कि मुझे उसका चेहरा नहीं देखना पड़े, लेकिन यह तो मुमकिन नहीं था क्योंकि वह अब मेरी पत्नी बनकर मेरे घर आ चुकी थी, तो यह घर वो छोड़कर नहीं जा सकती थी। लेकिन कम से कम मैं तो इस घर को और उसे छोड़कर शहर जा सकता था क्योंकि मैं शहर में ही जॉब करता था। मैंने अपने पिताजी के कहने पर जहर का कड़वा घूंट पी लिया था, मगर मैंने अपनी नई नवेली दुल्हन आरती से कोई समझौता नहीं किया था और उसे साफ साफ कह दिया था कि इतनी जल्दी वापस शहर जाने का मेरा भी इरादा नहीं था। लेकिन मैं तुम्हारी शक्ल अब और ज़्यादा नहीं देख सकता हूँ। तुम्हारी यह काली सी शक्ल मुझे डराती है। मैंने महसूस किया था कि मेरी बात सुनकर वह एकदम से मुरझा गई थी। फिर आंखों में आंसू भरकर बोली, मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ। आरती की बात सुनकर मैं उसका मुंह ताकता रह गया था। मुझे मन ही मन बहुत हंसी आई थी कि काली कलूटी लड़की मुझ जैसे स्मार्ट और हैंडसम लड़के के साथ रहने के सपने देख रही थी। खैर, इसमें आरती की भी कोई गलती नहीं थी। यह सपना शायद मेरी वजह से ही वह देख रही थी क्योंकि मैं भावनाओं में बह गया था और सुहागरात आरती के साथ मना चुका था। मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया और यही मेरी गलती हुई थी। लेकिन अब मैं और आरती को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। माँ और पिताजी को जब पता चला कि मैं शहर वापस जा रहा हूँ तो माँ और पिताजी दोनों मेरे पास आ गए और वह मुझे समझा रहे थे कि अभी अभी तुम्हारी शादी हुई है, शादी को 1 हफ्ता ही हुआ है और तुम बहू को छोड़कर जा रहे हो। मैं पिताजी की बातें सुन रहा था क्योंकि मैं उनका बहुत ही आज्ञाकारी बेटा था। मेरे पिताजी मेरी बहुत तारीफ किया करते थे कि मैं उनकी सारी बातें मानता हूँ और मैं भी नहीं चाहता था कि मेरी वजह से मेरे पिताजी का दिल दुखे। मैंने पिताजी से काम का बहाना बनाकर उनसे आज्ञा मांगी और फिर मजबूरन पिताजी ने मुझे शहर जाने की आज्ञा दे दी। उन्हें अपने मेहनती बेटे पर बहुत गर्व होने लगा था। मैं जब घर से निकला तो आरती छत पर कपड़ा डाल रही थी। मैं उसे बिना बताए ही घर से निकल आया और खुले माहौल में सांसें ली। हकीकत तो यह थी कि गांव के माहौल में मेरा दम घुटता था। मुझे तो शहर का चकाचौंध अच्छा लगता था। चाहता तो मैं अपने गांव में भी कोई खुद का बिजनेस कर सकता था, लेकिन मुझे गांव में रहकर गांव में काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और मैंने जैसे तैसे करके शहर में काम कर लिया था और वहीं रहने लगा था। गाँव तो बस नाम के लिए कभी कभी आता था। जैसे ही मैं एयरपोर्ट पर उतरा, मेरी महंगी कार के साथ बॉडीगार्ड आ पहुंचे थे मुझे लेने। मेरा काम भी कुछ ऐसा था कि मुझे सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती थी। अगर मेरे पिताजी को यह पता चल जाता कि उनका लाडला इकलौता बेटा क्या काम करता है तो बेचारे भगवान के ही प्यारे हो जाते। जहाँ तक मेरी पत्नी की बात है तो मुझे उसकी कोई भी परवाह नहीं थी। पुराने ख्यालात वाली हर चमक दमक से दूर पत्नी मुझे नहीं चाहिए थी। शहर में एक से बढ़कर एक हसीनाएं और लड़कियां मेरी दोस्त थी, तभी तो मुझे गाँव की वह काली और अनपढ़ लड़की एक आंख नहीं भाती थी। शहर में मेरा एक नाम था, एक पहचान थी। बड़े बड़े ठेके वाले भी मेरे
आगे पानी भरते थे और मेरे इलाके की तरफ कोई स्मगलर तो क्या पुलिस भी आंख उठाकर नहीं देखती थी। हाँ, मैं एक जाना माना और बहुत बड़ा क्रिमिनल था। आरती को भुलाकर मैं अपने काम में बिजी हो चुका था। एक दिन की बात है जब मैं भेस बदल कर एक ट्रेन में सवार होकर अपना शिकार ढूंढ रहा था। कॉलेज की कच्ची उम्र के लड़के और लड़कियों को मैं अपने काम में फंसाता था। इस उम्र में हर एक की चाहत होती है युवा पैसा कमाए और अपने माता पिता का सहारा बने। मैं लड़के लड़कियों को अच्छे खासे पैसे ऑफर करता था। मैंने बहुत सारे लड़के लड़कियों को अपना शिकार बनाए हुए थे। हमेशा की तरह उस दिन भी ट्रेन में साइड वाली सीट पर बैठा हुआ था और एक लड़की मेरे बगल में खड़ी थी। दिखने में गरीब घर की लग रही थी। उसका बैग भी काफ़ी पुराना था, उसके जूते भी फटे पुराने थी। उस लड़की का हुलिया उसकी गरीबी की दास्तां चीख चीख कर सुना रही थी। मेरा नया शिकार मिल चुका था। मुझे मालूम था कि ऐसी लड़कियों को फंसाना बहुत आसान होता है। ऐसी लड़की गरीबी से जान छुड़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। मैं अपनी सीट से उठा और उससे बोला कि तुम इस सीट पर आकर बैठ जाओ। वह लड़की मेरी बात सुनते ही गुस्से से भड़क उठी और मुझे कूदने लगी। कहने लगी, मैं तुझ जैसे लड़के को अच्छी तरह से जानती हूँ। लड़कियाँ से बात करने का बहाना चाहिए। तुम्हें बस लड़कियों को सीट ऑफर कर दो और उससे बातचीत कर दो। यह तरीका पुराना हो चुका है। मैं तुम जैसे लड़कों के सारे हथकंडे जानती हूँ। मुझे उनकी यह बात भी अच्छी लगी थी। मुझे मालूम हो गया था यह मेरे लिए बहुत ही काम की साबित होगी। मेरे सामने एकदम से मेरी डरपोक पत्नी का चेहरा घूम गया था और उसका चेहरा याद आते ही मेरा मुँह कड़वा हो गया था। उस दिन के बाद मैं हर रोज़ उस स्टेशन पर जाकर खड़ा हो जाता था जिस स्टेशन से वह लड़की ट्रेन लेती थी, और मैं भी उसके पीछे पीछे उसकी दरबार में चढ़ जाता था। उस लड़के से बात करने का कोई ना कोई बहाना तलाश करता रहता। वे अपने ख़ास लोगों को उसकी जासूसी पर लगा रखा था। अगले ही दिन मुझे उसकी पूरी जानकारी मिल चुकी थी। वह बहुत ही गरीब परिवार से थी। उसके एक ही कमरे का घर थे। अपने बूढ़े माँ बाप की एकलौती बेटी थी। उस लड़की का नाम अनु था। उसके कॉलेज का भी पता लगवा लिया था। फिर मैं कुछ दिन अपने काम में ज़्यादा बिजी हो गया था और अनु के साथ ट्रेन में नहीं गया और मुझे कुछ खाली खाली सा महसूस होने लगा था और मैं अपनी इस हालात से बेखबर था। अब मुझे कुछ खाली खाली सा महसूस होने लगा था। एक दिन मैं उसके कॉलेज गया और उसकी सहेली से कह दिया था कि अनु के पल पल की रिपोर्ट मुझे चाहिए। पहले तो अनु की सहेली नहीं मान रही थी, लेकिन उसकी नज़र मेरे साथ खड़े बड़ी बड़ी मूंछों वाले बॉडीगार्ड को देखकर ही मानने को तैयार हो गई। फिर उस लड़की ने मुझसे मेरा नंबर लिया। नंबर देकर मैं वहाँ से उठा, लेकिन ना जाने क्यों मेरा दिल बार बार अनु को देखने को करने लगा था। अगले दिन मैं बहुत ही बिजी था और इस बीच में अनु को नहीं देख पाया था, मगर उसका ख्याल बार बार मुझे तंग करता था। और फिर एक दिन अचानक अनु की सहेली की कॉल आ गई। उसने बताया कि 2 दिन बाद अनु की शादी हो रही है। यह बात सुनते ही मेरा दिल टूट कर बिखर गया था। वह अपनी सहेली को शादी में इनवाइट की थी। तभी उसने फ़ौरन मुझे कॉल करके बता दिया। मैं गम और गुस्से की अजीब सी दोराहे पर खड़ा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तब अचानक मुझे महसूस हुआ कि मैं अनु से प्यार करने लगा हूं। मुझे अपनी हालात पर खूब हंसी आई थी और फिर मैंने बैठकर सोचा कि क्या करना चाहिए। तभी मेरे दिमाग में ख्याल आया और अनु की बारात आने से ठीक पहले मैंने अपने एक भरोसे के आदमी को भिजवा कर अनु को उसके घर से उठा लिया था और मेरे घर के एक कमरे में बंद कर दिया था। मैंने अपने आदमियों को सख्ती से बोल रखा था कि इस लड़की को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। उसकी इज्जत की सुरक्षा करना मेरी जिम्मेदारी थी और मैं उस पर आंच भी नहीं आने देना चाहता था। मेरा दिल अनु को देखने के लिए तड़प रहा था, मगर मैं बड़ी मुश्किल से खुद को रोक रखा था। 2 दिन और 2 रात अपने घर पर रखकर उसे सुरक्षित उसके घर भिजवा दिया था। घर से जैसे बनकर आई थी वैसे ही वापस चली गई थी। अनु के मंगेतर ने उससे रिश्ता तोड़ दिया था। अब मुझे आगे यह करना था कि अनु के दिल में अपने लिए जगह बनानी थी। मैं हर काम बड़ी प्लान के साथ कर रहा था। यह मेरी पुरानी आदत थी और तभी तो आज तक मुझे पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी थी। पुलिस को मुझ पर शक था, मगर वह मेरे खिलाफ सबूत ढूंढने में नाकाम थी। खैर, मैं अनु के गली में जाकर खड़ा हो जाता था। मैंने बड़ी चालाकी से अनु के पिताजी से दोस्ती कर ली थी। वह सीधे साधे आदमी थे, उनसे बातचीत करना कोई मुश्किल बात नहीं थी। जब अनु के पिताजी से मेरी बातचीत होने लगी थी तो उन्होंने मुझे बताया था कि अनु का मंगेतर ही घर के सारे खर्च उठाया करता था। घर का चूल्हा उस लड़के की वजह से ही जलता था। अब तो भूखे रहने की नौबत आ गई थी। फिर मैंने अनु के घर राशन भिजवा दिया। अनु के पिताजी ने बहुत मना किया था, मगर मैंने भी कह दिया था कि मुझे अपना बेटा
बेटा ही समझें। और इस तरह से मैं भी अनु के पिताजी से जान पहचान करके उनके घर तक भी पहुंच चुका था। मैं अनु के घर पर पैसा लुटा रहा था, लेकिन अनु को पता चल चुका था कि मैंने ही उसका किडनैप करवाया था, इसलिए वह मुझसे नाराज़ थी और बात भी नहीं करती थी। लेकिन मैं भी पीछे हटने वाला नहीं था। मैंने अनु के घर की पूरी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर ले ली थी। कभी उसके बूढ़े माँ बाप को डॉक्टर के पास ले जाता, तो कभी उसके घर ज़रूरी सामान ला कर रख देता। मेरी इसी मेहरबानियों की वजह से अनु मुझसे माफ़ी मांग ली। मैंने कहा कि इंसान से कभी कभी गलतियां हो जाती है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उस दिन के बाद मैं जब भी उसके घर जाता था तो मेरे लिए खुद अपने हाथों से चाय बनाकर लाती थी। इस तरह धीरे धीरे हम दोनों में दोस्ती हो गई थी। कभी कभी हम घूमने के लिए बाहर चले जाया करते थे, कभी महंगे होटलों में भी उसे खाना खिला देता था और साथ में मूवी देखते थे और उसे खूब सारा शॉपिंग भी कराया करता था। महंगी महंगी ड्रेस और मैचिंग ज्वेलरी और सैंडल्स भी दिलाता था और दुनिया जहाँ की चीज़ भी दिलाता था। और ऐसा करने पर मुझे बिल्कुल भी अफसोस नहीं होता था, क्योंकि ये सब करने से मेरे दिल को बहुत ही सुकून मिलता था। अनु की सुंदरता का मैं दीवाना हो चुका था। मेरी द्वारा दिए गए महंगे कपड़े और ज्वेलरी से उसकी सुंदरता और भी ज़्यादा निखर गई थी। अनु का झुकाव भी मेरी ही तरफ था। छुपे शब्दों में मैं उसे अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर चुका था और वह दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था, जब मैंने अनु के पिताजी से भी उसका रिश्ता मांगा था। और अनु के पिताजी को भी इस रिश्ते से कोई इनकार नहीं था, बल्कि वह तो खुशी से पागल हो गए थे। अनु ने भी हाँ कर दी थी, मगर ना जाने कहाँ से उसको मेरी पहली शादी की खबर हो गई थी, जबकि मैंने आज तक उसे आरती के बारे में नहीं बताया था। यह जानने के बाद अनु उस दिन सारा दिन रोती रही थी। उसके आंसू देखकर मेरा तो कलेजा फटा जा रहा था। मैंने उसे हर तरह से विश्वास दिलाया कि आरती हमारे रास्ते का कांटा कभी नहीं बनेगी, क्योंकि मैं तो उसको देखना भी पसंद नहीं करता था और वह सीधी सादी लड़की है, वह गाँव में ही रहेगी और हम शहर में रहेंगे। मगर अनु किसी भी तरह नहीं मानी और फिर अनु ने यह शर्त रखी कि मैं जब तक आरती को तलाक नहीं दूंगा तो वो मुझसे शादी नहीं करेगी। मैंने उसे बताया कि मैं आरती को नहीं छोड़ सकता हूँ, क्योंकि अगर मैंने उसको छोड़ दिया तो मेरे मम्मी पापा मर जाएंगे। तो अनु ने कहा फिर तुम ऐसा करो कि वह खुद घर छोड़कर भाग जाए। मुझे उसकी बात पसंद आई। मजबूरन मुझे शहर से सब छोड़ छाड़ कर दोबारा गाँव जाना पड़ा। मम्मी पापा और आरती मेरे गाँव आने पर बहुत खुश थे, लेकिन मेरा रवैया आरती के साथ बहुत ही कठोर था। बात बात पर मैं उसको जलील करता, उसे ताने देता, मगर वह मेरी किसी भी बात का लौट कर जवाब नहीं देती थी, बस खामोशी से आंसू बहाती रहती थी। उसकी काली कलोटी शक्ल मुझे और ज़्यादा गुस्सा दिलाती थी। मैं उसको उसकी काली रंग के ताने दिया करता था, उससे कहता कि तुम्हारी काली रंगत ने मेरी किस्मत को भी काला कर दिया है। मैं उसको पकड़कर शीशे के सामने खड़ा कर देता था और उससे पूछता, बताओ तुम्हारा और मेरा कहाँ पर जोर मिलता है? तुम काली अंधेरी रात हो और मैं उजाला सवेरा हूँ। आरती की आंखों में आंसू भर जाते थे और वो मुझे देखने लगती थी। उसके आंसुओं से पल भर के लिए जो मुझ पर कुछ असर होता था, मगर मैं अपने दिल का क्या करता। मैं तो अनु के इश्क में पागल हो चुका था। मैंने आरती के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव शुरू कर चुका था और अब तो नौबत मारपीट पर आ गई थी। मैंने आरती पर हाथ भी उठाना शुरू कर दिया था। मेरी इतनी बेदर्दी के बाद भी वह एक शब्द भी नहीं कहा करती थी। मुझे आरती के लिए अपने आप पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, बहुत ही सख्त जान पड़ती थी। मैं जितना उससे दूर भागता वह उतना ही मुझ पर मरती थी। मेरी ज़िंदगी में अगर अनु न होती तो शायद अब तक मैं आरती की अच्छाइयों का दीवाना बन चुका होता, मगर अब मैं उससे जान छुड़वाना चाहता था तो उसकी हरकतें मुझे और भी ज़्यादा गुस्सा दिलाती थी। मैं जल्द से जल्द अनु के पास जाना चाहता था। उसकी खूबसूरत प्यारी सी सूरत मुझे याद आती थी। गांव आए हुए मुझे 2 महीना हो चुका था और इससे मेरे कारोबार पर बहुत बुरा असर पड़ रहा था। मैं अनु के साथ मोबाइल पर बराबर कांटेक्ट में रहता था। मैं उसे समझाता था, सब्र कर लो, और सारे हालात बताता रहता था। यह भी बताता था कि आरती किसी भी तरह मुझसे रिश्ता ख़त्म नहीं करेगी, वह मेरी मारपीट सब सहती रहती है। और फिर अनु ने मुझे एक ऐसा आइडिया दिया जिसे सुनकर मेरा दिल दहल गया। अनु ने मुझसे कहा कि तुम अपनी पत्नी को जहर दे दो। एक पल के लिए मेरा दिल डूब गया था, मगर इसके सिवा मेरे पास कोई दूसरा चारा भी नहीं था। मैंने कहा ठीक है, ये खुशखबरी मैं तुम्हें जल्द ही सुनाऊंगा। और यह कहकर मैंने फ़ोन रख दिया। सुबह हो चुकी थी। रात को जब मैं सो रहा था और अचानक से मेरी नींद खुली तो आरती बेड पर नहीं थी। मैंने उठकर आरती को घर में ढूंढा, मगर वह कहीं नजर नहीं आई। फिर मैं छत पर गया तो वह उधर ही बैठी हुई थी। उसके गालों पर आंसू बह रहे थे। उस समय मैंने उससे बड़े ही प्यार से बातें की थी और पूछा, क्या हुआ आरती? मेरे पूछने पर वह बस हल्का सा मुस्कुरा दी थी, मगर अपने होठों पर कोई शिकवा नहीं लाई। मैंने कहा, आरती मैं बहुत बुरा हूँ ना?
मैंने शब्दों में बनावटी मोहब्बत भरी हुई थी और मेरी मोहब्बत भरी बातें सुनकर दंग रह गई थी और कहने लगी, नहीं, बुरी तो मैं हूँ, आपकी ज़िंदगी को नर्क बना दिया है। जब आपकी तरफ देखती हूँ तो मेरा दिल बहुत दुखता है। आप जैसे हैंडसम और स्मार्ट लड़के को मुझ जैसी बदसूरत पत्नी मिली है। आप बुरे नहीं हो, बुरी तो मैं हूँ। उसकी बातें मुझे एहसास दिला रही थी कि मैं कितना गिरा हुआ इंसान हूँ। मगर वह कहते हैं ना, जिसकी सूरत काली होती है उसका दिल बहुत साफ होता है। आरती दिल की बहुत साफ लड़की थी। मैंने आरती के आंसू पोंछते हुए कहा, अच्छा ये सब छोड़ो, आज गर्मी बहुत है, क्या पीना पसंद करोगी? उसने आम के जूस का नाम लिया तो मैंने मुस्कुरा दिया और कहा, तो कल सुबह ला दूंगा। एक पल को मेरा दिल तो यहाँ इस समय ही ठहर जाए और मुझे इस मासूम लड़की की जान न लेनी पड़े। मगर फिर मेरी नज़रों के सामने अनु का चेहरा आ गया। मैं अनु के बिना नहीं रह सकता था और अनु को पाने के लिए मुझे यह कड़वा घूंट पीना ही पड़ेगा। मैं कुछ देर आरती के पास बैठने के बाद आरती से कहा, चलो नीचे, मुझे नींद आ रही है। फिर हम दोनों नीचे अपने कमरे में आकर सो गए। अगले दिन मैं बाजार गया और वहाँ से मैं आरती के लिए आम का जूस लिया और घर वापस आने लगा। रास्ते में मैंने उस जूस में जहर मिला दिया। ऐसा करते समय मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। मैं पसीने से भीग चुका था। मगर उस दिन शैतान ने मेरी एक नस चलने दी। वह मुझ पर पूरी तरह हावी हो चुका था। मैं घर की तरफ चल दिया। घर पहुंचकर मैंने झूठी मोहब्बत जताकर जूस आरती के सामने रखा और कहा कि लो, जूस ला दिया, पी लो। उसने मेरे सामने ही जूस पी लिया। जब मुझे विश्वास हो गया था कि इतना जहरीला जूस से वह मर जाएगी तो मैं भी उठ गया। मेरा सामान तो पहले से ही पैक था। मैंने आरती को बाय बोला और खुशी खुशी शहर के सफ़र पर निकल पड़ा। मैं बहुत रिलैक्स था कि मेरी खुशियों के बीच जो सबसे बड़ा कांटा था वह अब निकल जाएगा। मगर ना जाने क्यों मैं जैसे जैसे शहर की तरफ बढ़ रहा था मेरा दिल बैठा जा रहा था। मैं अनु को कॉल करके अपने आने के बारे में नहीं बताया था क्योंकि मैं उसको घर पहुंचकर उसे सरप्राइज़ देने को सोचा था। चाबी मेरे पास भी थी क्योंकि मैं ही वो फ्लैट अनु को ख़रीद कर दिया था। मैंने उस फ्लैट पर पहुंचकर चुपके से दरवाज़ा खोला और उस घर में दाखिल हो गया। लेकिन मुझे कुछ अजीब सा एहसास हुआ। वहाँ बहुत खामोशी थी। तभी मैंने अनु को देखा। एक कमरे से निकली थी, बहुत ही सुंदर लग रही थी और अनु के हाथ में मिठाई की ट्रे थी। वह मुझे देखकर मुझसे कहने लगी, आज हमारे रास्ते का कांटा निकल चुका है, आज तो बहुत ही खुशी का यह मिठाई खा लो। लेकिन मैं उसकी खुशी देखकर बौखला गया था। जब से मैंने उसे फ़ोन किया था कि जूस में जहर दे दिया है, तभी से यह तैयारी में लगी थी और खुशियाँ मना रही थी। उसने कहा, मेरी तरफ से मुँह मीठा करो। मुझे मिठाई देकर अजीब सा महसूस हो रहा था, मगर अनु के बार बार कहने पर मैंने एक एक टुकड़ा उठाकर खा लिया। वह मुस्कुराती हुई कमरे में चली गई। जब उसे काफ़ी देर हो गई और वह ना लौटी तो मैं उस कमरे की तरफ चला गया और मैंने दरवाजे के अंदर से झांक कर देखा तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। कमरे के अंदर से किसी लड़के के बोलने की आवाज़ें आ रही थी। अनु उस लड़के के पास बैठकर उसको बोल रही थी, रमेश जी आप चिंता ना करें, मैंने विशाल का पक्का इंतज़ाम कर दिया है। मिठाई में जहर डालकर उसको खिला दिया है और आज अपना बदला भी मैंने उसे ले लिया है। वह क्या समझता था कि मुझे खबर नहीं होगी कि मेरा मुजरिम कौन था, मुझे किसने मेरी शादी की रात में अगवा किया था। मेरा मुजरिम विशाल ही तो है। भगवान की कृपा है जो रमेश जी आपने मुझ पर विश्वास किया। मोहब्बत तो मैं सिर्फ आपसे ही करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी। अनु की बातें सुनकर मुझे वहाँ खड़े होने की हिम्मत नहीं थी। मैं दबे पाँव वहाँ से आया था और तभी अचानक मेरे घर से कॉल आई और मेरे पिताजी ने कहा, बेटा तुम्हारी पत्नी की अंतिम सांसें चल रही है और वह तुम्हें बुला रही है। मेरे तो कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई। मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो गया था। जहर तो मुझे भी दिया गया था। मेरी हालात भी ख़राब हो रही थी, लेकिन अब मुझे अपनी हालात की परवाह नहीं थी। मैं जल्दी से गांव पहुंचा। मैंने देखा कि आरती के चेहरे पर मौत का सन्नाटा था। मेरे घर पहुंचते ही मेरी पत्नी ने मुझे मुस्कुरा कर देखा। उसकी मुस्कुराहट देखकर मेरी रूह कांप उठी थी और फिर अचानक ही वह मेरे पैर पकड़कर बोली, आप मुझे माफ़ कर दो। मैं घबरा गया और पूछा, क्या हुआ आरती? उसने रोकर कहा, मैंने आपकी अलमारी तलाश की थी, आपके गलत काम के बारे में सब सबूत मिल चुके हैं। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे। जहर अपना काम कर रहा था, लेकिन मैं फिर भी खड़ा उसकी बातें सुन रहा था। वह कह रही थी कि मैं सोच रही थी कि आपके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई करूं या ना करूं। मैं इसी सोच में डूबी हुई थी, लेकिन मैं आपको भगवान के कहर से बचाना चाहती थी। इसलिए मैं आपको इस गलत काम के दलदल से निकालना चाहती हूँ और आपको इस दलदल से निकालने के लिए बस मेरे पास एक ही रास्ता था कि आपको पुलिस के हवाले कर दूँ। मैंने आज आपके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई की है।
पुलिस किसी भी वक्त यहाँ पहुँच सकती है और आपको गिरफ्तार कर सकती है। आरती की कोई भी बात मुझे बुरी नहीं लग रही थी। इतना कहते ही आरती एकदम ज़मीन पर गिर पड़ी थी। मैं फटी फटी आंखों से उसे देख रहा था। जल्दी से उसे लेकर हॉस्पिटल गया। आरती की हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उसके लिए डॉक्टर ने 24 घंटे ख़तरनाक बताए थे। मैं रो रो कर भगवान के सामने आरती की ज़िंदगी की भीख मांग रहा था और फिर मैं बेहोश होकर गिर पड़ा था। जब मुझे होश आया तो अपने पास डॉक्टर को खड़ा देखा था और सबसे पहले मैंने आरती के बारे में पूछा था। भगवान की कृपा से आरती बच गई थी। जब मेरी तबीयत कुछ संभली तो मुझे पुलिस गिरफ्तार करके ले गई। मैंने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया था। जेल में मैं दिन भर भगवान से रो रो कर अपने पापों की माफ़ी मांगी थी। मुझे 12 साल की सज़ा हुई थी और फिर 12 साल के बाद मुझे जेल से रिहाई मिली और सब अपने जुर्म की सज़ा भुगत कर मैं वापस अपने घर जा रहा था। तो मैं सोच रहा था कि पता नहीं आरती मुझे माफ़ करेगी भी या नहीं। मैंने अपनी रिहाई की खबर किसी को भी नहीं दी थी। चुपचाप घर पहुंच गया था और बाहर दरवाजे पर ही रुक गया। घर के अंदर से आरती की बहुत ही प्यारी सी आवाज़ आ रही थी। कह रही थी मेरी माँ से, माँ जी आपके बेटे बहुत ही बहादुर हैं, कभी भी अपने बेटे को किसी से कम मत समझिए। जब वो आएंगे तो देखिएगा कितने नेक इंसान बनकर आएंगे। अपने रास्ते से भटक गए थे लेकिन अब हमारा आने वाला कल अच्छा होगा। मुझसे अब और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं भागता हुआ घर में दाखिल हो गया और आरती के कदमों में बैठ गया था। उससे रोकर मैंने अपने पापों की माफ़ी मांगी थी। आरती ने मुझे उठाकर अपने गले से लगा लिया और मुझे माफ़ कर दिया। फिर मैं अपने माँ पिताजी से लिपट गया था और पिताजी से कहने लगा कि आज मैं एक अच्छा इंसान बना हूँ तो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी वजह से, क्योंकि आपने मेरे लिए इतनी अच्छी हमसफ़र ढूंढी थी। अब मुझे आरती की सांवली रंगत चांदनी जैसी मालूम हो रही थी। लोग कहते हैं इंसान कभी निराश नहीं होता, बल्कि बड़ों के आशीर्वाद से जीवन में खुशियों के रंग भर जाते हैं। मेरी शादी के 22 साल हो गए हैं और मेरी 2 जुड़वा बेटियां हैं। मैं आरती के साथ खुशीपूर्वक जीवन बिता रहा हूँ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में।